अभी मैं बात कर रही हूँ यूपीपीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर के सेकंड ये वीडियो है जो जीएस के आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पे है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन्स के टॉपिक के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एलपीजी के बारे में जो क्वेश्चन है। एलपीजी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ना है आपको और यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बहुत बहुत ही आपको अच्छे से उसके जितने इम्पैक्ट है, इसके इफेक्ट्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, क्या प्रभाव है 1991 के बाद जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया वो सोसाइटी के हर पार्ट पे उसका क्या असर है, वो आज के टाइम पे कितना रेलिवेंट है और इंडियन इकोनॉमी को क्या दिशा दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शन क्या जा रहा है, ठीक है। इसको हर तरीके से बहुत सारे डायमेंशन इसके हैं जिनको आपको मल्टी डायमेंशनल इसको बना के इसको जो कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैसे ये मल्टी डायमेंशनल आपको इसको इस आंसर को बना, आपको क्वेश्चन हमेशा ये आंसर तैयार करके रख लेना है। अब आते हैं दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, जो है सारे इम्पोर्टेंट वैसे तो है सोशल एम्पावरमेंट है तो ये ठीक है। अब नया जो है सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट अबाउट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया से है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में देख लेंगे कितने कंट्रीज है, इस पे मेरा मैंने शायद वीडियो बनाया है या फिर मैं एक दिन आपको बता दूंगी, 15-20 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें जितने रिसोर्सेज हैं मैं उनके क्षेत्र बता दूंगी। मेन है एरिया, और इन एरिया को आपको दिखाना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू। अगर सिर्फ आपने बता दिया कि एरिया तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे आपको चाइना का पूछा जाता है जो भी क्षेत्र है वहां के और रिसोर्सेज सबसे ज्यादा वर्ल्ड में आज के डेट में चाइना में है, तो चाइना का छोटा सा आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। और डायग्राम ड्रॉ करने के एक चीज ध्यान रखें, हमेशा डायग्राम जब भी ड्रॉ करें आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि उसको कंप्लीट लगना चाहिए कि अगर इंडिया का आपने पेनिनसुलर इंडिया को ड्रॉ किया तो उसमें ये भी लिखना है कि इंडियन ओशन कहाँ है, अरेबियन सी कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, और तो पता चलता है कि इंडिया का लोकेशन क्या है। और उसमें आपको देख लेंगे कि कितना लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड ये चीजें आप जैसे बताएंगे आपके लिए देखने वाले के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आप चाइना को बताएंगे, चाइना को बताने के उसके ईस्ट कोस्ट के बारे में बता, ईस्ट कोस्ट का लिख देंगे, पैसिफिक ओशन है, साउथ चाइना सी कहाँ है, ठीक है। जितने इसके बे के नाम है जितने, ठीक है, येलो सी कहाँ, ये सब सारी चीजें आप एक बार बता देंगे। उसके बाद उनके रिसोर्सेज के नेम वहां लिख देंगे, और वहीं पे साइड में रिसोर्सेज का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे वो सबसे ज्यादा रिसोर्स है, कोयला का कौन सा क्षेत्र है, जो जो रिसोर्सेज को, कॉपर का कौन सा क्षेत्र है, आयरन का कौन, वो लिख देंगे। जैसे अक्सर पूछा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी में कि जापान का पूछा जाता है कि एक ट्राइंगल बनता है ओसाका, ये सब सारी मिला के नगोया, ओसाका, तो इन सबको मिला के आपको वो जैसे जापान का एक आपने आइलैंड कर दिया, आपने ड्रॉ कर दिया, और उसमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में कौन कौन सी जगह है, ठीक है। कॉटन पूरा इंडस्ट्री का हब है वर्ल्ड का, तो वहां आपको पता होना चाहिए। तो वो आप जैसे देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ पता है ठीक है। थोड़ी मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है आवाज। उसके बाद तो ये देखेंगे, और उसके बाद रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया का भी आपको रेफरेंस देना है। इंडिया का मैप आपको, मैप ओवरऑल क्लियर पूरा पता होना चाहिए, और मैप के साथ आपको जैसे जो स्टेट्स हैं, जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी आपको ठीक से डायग्राम पता होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ का कुछ देना है तो मुझे पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ यहाँ, इसके ईस्ट में कौन से है, मध्य प्रदेश है, उसके साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र है, इसको वेस्ट में मध्य प्रदेश, साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र है, ठीक है, तेलंगाना है, उसके बाद ईस्ट में उड़ीसा है, ठीक है। तो ये आपको जैसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा तो थोड़ा सा दिखा देना पड़ेगा, बाकी सारे मैप नहीं दिखाने, लेकिन एक दिखना पड़ेगा एमपी, महाराष्ट्र, ये उससे पता चल जाता है कि आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ये जो आप जो भी डायग्राम है आपका कंप्लीट है, फिर उसमें दिखा दीजिए थोड़ा सा जगह बना के, जैसे उड़ीसा का राउर किला है, ठीक है, इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, जो जो वहां पे जगह हैं वहां के लोकेशन के अनुसार, या फिर आप झारखंड में चले जाए, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, वो आयरन के लिए है, तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। ईस्ट सिंहभूम का लंबा सा ऐसे बना दिया, नॉच की तरह निकला हुआ है, उस पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा ईस्ट सिंहभूम है, यहाँ ये है, ठीक है।
तो ये चीजें जैसे ही आप दिखाएंगे, जैसे माइका है कोडरमा में होता है, तो कोडरमा का थोड़ा सा आप इलाज करके वो मैप बनाना पड़ेगा हल्का। ये इंडिया ज्योग्राफी जो इंडियन स्टेट्स के बारे में आपको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, हर जगह आपको काम देने वाला है, ठीक है। अब आते हैं लोकेशन विथ, और हाँ इसमें एक क्वेश्चन जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये आपको वेबर का मॉडल है, वेबर का इंडस्ट्रियल मॉडल है। और आप जब पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो उसमें 8 इंडस्ट्रियल जो हब है, औद्योगिक क्षेत्र है इंडिया के, वो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप छोटे से में दे सकते हैं कि 8 इंडस्ट्री जो हमारे जो क्षेत्र है, रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है, यहाँ यहाँ उनके नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसको लोकेशन को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। हाँ अगर इंडस्ट्रियल रीजन पूछा जाता है तो आप पूरा इंडिया का कंप्लीट मैप ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद कहाँ कहाँ है, मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन है, मुंबई सूरत है, जितने इंडस्ट्रियल रीजन से 8 उनके नाम देना है। और जैसे आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए सही में, तो ये सिर्फ वेबर मॉडल का ही इम्प्लीकेशन है। तो उसमें आपको क्या करना है कि वेबर मॉडल को सबसे पहले थोड़ा सा देख लेना है, गूगल उनका ट्रायंगल है, और जो जो 3-4 उनके लॉज है कि कहाँ कहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने पे कहाँ कितना बेनिफिशियल होगा, ठीक है, कितना प्रोडक्टिव होगा वो। और उसके लिए सबसे 2-3 चीजों का देखिए कि रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, और ट्रायंगल के बीच में कहाँ रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है रिसोर्सेज वहां होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, और प्रोडक्शन हब जो या फिर इंडस्ट्री होनी चाहिए वो कहाँ होने चाहिए, और इन्हीं तीनों के बीच में के कोरिलेशन को उन्होंने दिखाया। तो थोड़ा बहुत इसको आपको नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा ट्रायंगल बना के आप दिखा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन यही है, आप इसको साइड में लिख सकते हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। और लोकेशन कोई भी लोकेशन इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए आपको जरूर देखना पड़ेगा थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। ग्रोथ सेंटर क्या होता है, ग्रोथ रीजन क्या होता है, ग्रोथ पोल क्या होता है, ठीक है, रीजन नहीं, ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर होता है, किसको कहते हैं। ये दो जो वर्ड्स है आप इसको जाके देखेंगे, क्योंकि मैं बता दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, बट आपको उसमें थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। अब एक एक तो क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था द ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ हाँ ये, हाँ एक और सैलिएंट फीचर ऑफ ज्योग्राफी का मैंने बता दिया कि अभी आपको रिसोर्सेज से क्वेश्चन आना ही आना है, आप इसको अच्छे से बहुत अच्छे से डिटेल में तैयार कर लेंगे। उसके बाद सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड अर्थक्वेक, सुनामी, ये वैसे भी आपको जानना चाहिए। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, ये 12th के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से सारी दी हुई है चीजें, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और मानसून को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, तो मानसून का मैं अगर आप कमेंट करके बताएंगे किसी दिन, तो मैं मानसून पे अच्छा सा एक बहुत ही उसको सिंपल करके बहुत अच्छे तरीके से मैं एक दिन बोर्ड पे आपको मानसून बता सकती हूँ, अच्छे से बता, जो भी आपको चैप्टर आपको लगता है कि आपके लिए अभी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। देखते अब आते हैं, तो ये ओशनिक रिसोर्सेज में आप देख लेंगे कि क्या क्या इसमें जितनी सारी मैंने डिस्कस कर चुकी है पहले प्रीवियस वीडियो में, तो वहां से देख लेंगे उनके पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमी में कैसे उनका रोल प्ले करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनके, ठीक है। हमारे नेविगेशन से तो इसमें नहीं, क्योंकि वो रिसोर्सेज बता रहे हैं, रिसोर्सेज अलग चीज हो गया। ईजेड क्या होता है, ईजेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो होता है हमारा, वो क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल्स को जो हमारा होता है टेरिटोरियल होता है ओशन में किसी भी कंट्रीज के, वहां से उनके मेन लैंड से लेकर 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो उस कंट्री का एक्सक्लूसिव जोन होता है। वहां किसी भी तरह के रिसोर्सेज का वो खनन कर सकते हैं, माइनिंग, एवरीथिंग, सब कुछ परमिशन होता है हमको, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही दो देशों की 200 नॉटिकल मान लो 300 नॉटिकल, दो देशों के बीच की 300 नॉटिकल माइल की हो जाती है जगह, सिर्फ इतनी ही बनती है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। या फिर सरक्रिक, अगर हम सरक्रिक की बात करें गुजरात में, कच्छ के रण में, वहां पे भी होता है, 196 किलोमीटर का एक लंबा पैच है। तो वहां भी प्रॉब्लम है, इंडिया ग्रीन लाइन को मानता है और पाकिस्तान रेड लाइन को मानता है। 1914 में जो भी वहां पे उससे कंसेंसस बना था उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की लाइन में चले जाते हैं, ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है वहां पे, ठीक है, क्योंकि पता है वहाँ हाइड्रोकार्बन की पॉसिबिलिटी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
ठीक है। तो वो चीजें आपको जैसे ही आप करेंगे तो उसको ओशन में ही जोड़ लेंगे, ठीक है, सर्क्रिक की को ओशन में ही जोड़ लेंगे, हाइड्रोकार्बन वहां है, आपको ये बताना पड़ेगा स्ट्रेटेजी क्या है इंपॉर्टेंट। तो मैं बता रही थी कि जब श्रीलंका का इंडिया की बात करते हैं तो 200 नॉटिकल माइल की तो है नहीं, वहाँ बहुत कम है, करीब 16-17 किलोमीटर का उनके बीच में डिस्टेंस है। तो उसमें क्या होता है कि एक फ्लैग जोन, रेड फ्लैग जोन बनाया जाता है बीच में, दोनों की नेविगेशन जो होते हैं, कोस्टलाइन टीम होती है वो होती है और कोशिश करती है कि एक दूसरे के जो फिशरमैन है वो एक दूसरे के एरिया में ना जाए। वैसे आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है, हमेशा न्यूज में आता है कि हमारे फिशरमैन उनके यहाँ चले गए, उनके हमारे यहाँ चले गए, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल डिफाइन नहीं होता है। ओशन में कैसे लाइन डिफाइन करेंगे? कोस्ट गार्ड रहेंगे, ठीक है, नेवी वाले रहेंगे, सिर्फ यही लाइन डिफाइन करने का तरीका, और तो कुछ है नहीं। लैंड में बहुत इजी होता है कि लैंड मार्किंग हो जाती है, पता चलता है, या फिर माउंटेन रेंज है या लेक है या नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। इसमें आपको फर्दर बाउंड्री एंड फ्रंटियर भी पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी फ्रंटियर के। हाँ, नेक्स्ट देखिए आ गया। अब देखिए द ह्यूमन माइग्रेशन रिफ्यूजी प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड विथ ए फोकस टू। अब फोकस तो इंडिया के बारे में, जब फोकस इंडिया के बारे में, तो हमारे रिफ्यूजीज कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात, अभी जो मेन प्रॉब्लम है हमारे लिए वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश टू इंडिया। यहाँ के रिफ्यूजीज प्रॉब्लम अभी टॉप पे चल रहा है, ठीक है। आपने बिहार इलेक्शन की अभी जब बात करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ लिस्ट में इलेक्शन कमीशन ने कितने कितने वोटर को हटाया है, और मेन ये भी तर्क दिया जा रहा है कि बहुत सारे मैक्सिमम रिफ्यूजी हैं। ये जब झारखंड का इलेक्शन हो रहा था उसमें भी ये मुद्दा बहुत प्रोमिनेंट था। म्यांमार वाले भी आ जाते हैं, हमारे जितने हमारे म्यांमार से 4, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 हैं हमारे बाउंड्री जुड़े हुए, वहां से भी आ जाते हैं रिफ्यूजीज, ठीक है। क्योंकि इंडिया में बेहतर फैसिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, ठीक है, डेवलपमेंटल जो कंडीशन है वो बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वहां पे भी चले आते हैं। नेपाल से हम अक्सर अक्सर आपको पता होगा, नेपाल से चले आते हैं। पाकिस्तान से भी यही स्थिति, अभी जो हुआ था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद बहुत सारे लोगों को भेजा गया। तो ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है। वैसे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से क्रिएट होती है, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। वहां जो कंडीशन अभी है, जो सरकमस्टांसेस वहाँ बहुत सालों से बन चुके हैं, तो बहुत सारे वर्कफोर्स होते हैं जो भी दूसरे देशों के होते हैं, या इवन उस खुद अभी गाजा, आपको गाजा का इसमें मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। रिफ्यूजीज की जब बात आएगी तो आपको गाजा का करना पड़ेगा। क्यों हुआ गाजा में, क्या स्थिति, और फलस्तीन और इसराइल के बीच जो डिस्प्यूट है उस पर गाजा पे क्या असर पड़ रहा है वहां के लोगों के। क्योंकि अभी यूएन की रिपोर्ट आई है कि हंगर इंडेक्स, वहां हंगर की कंडीशन अब बहुत ही स्थिति खराब है, जो कि रिपोर्ट बाहर नहीं आती है, जनरली नहीं आती है, क्योंकि इसराइल के कारण सारी चीजें वहां पब्लिश नहीं हो पाती हैं बाहर, ठीक है। तो वहां पे भी आपको एक ध्यान देना है मिडिल ईस्ट के, मैंने बार बार कहा है हर वीडियो में कि मिडिल ईस्ट के जो जितने कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके आप मैप को अच्छे से रखेंगे याद। मैप जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आप उसी बिल्कुल उसका जो दिखता है साइज वैसा ड्रॉ करें, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अगर रिफ्यूजीज को पूछा जा रहा है तो आपने गाजा दिखा दिया, उसके बगल में आपको नॉर्थ में लेबनान होगा, उसके इजराइल होगा, क्या होगा, और उसके साउथ में इजिप्ट, कैसे आपको इतना पता सिर्फ हो जाएगा, इतना दिखा देंगे। मान लो गाजा ऐसे गाजा स्ट्रिप लंबा दिखा दिया आपने, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक और अराउंड में क्या, उसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। तो आप जैसे ही दिखा देंगे तो पता चल जाता है कि आपको इतना पता है, आपको इतनी नॉलेज है, ठीक है। तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने स्टडी में प्रिपरेशन को, उस टाइम को, ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, उसको चेरिश करना, उसको बर्डन की तरह मत लीजिए, किसी और के कारण मत अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ये आपका ड्रीम है, आपका बनाया हुआ ड्रीम है, और रास्ते अब आपको खुद तय करने हैं, तभी मंजिल आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। अगर दूसरे का प्रेशर लेके करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो आप इंजॉय नहीं करेंगे उन चीजों को। तो जो पढ़े, और हमेशा एक अंदर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है, आज पढ़ा है, ठीक है, बहुत पढ़ा है, नेक्स्ट डे फिर करूंगा। कभी कभी होता है कि हमने कुछ शेड्यूल बनाया कि ये चीजें पढ़नी है, बना तो लिया, बहुत मतलब कहते हैं नहीं, इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल बना लिया, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है। तो हमारा क्या होता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ता जाता है, डिपेंड होता जाता है हमेशा।
आज का भी हो गया, कल का भी थोड़ा छूटा हो गया, कल परसों का एक टॉपिक छूटा, तो उससे क्या होता है ना कि बहुत सारा आपके पास एक ना बर्डन ऑटोमेटिक आपने क्रिएट कर लिया अपने ऊपर। नहीं, जो किया सफिशिएंट था, उससे बेटर करना है। जो हो गया, छूट गया, नहीं कर पाया, उसको छोड़ दो, उसके पीछे नहीं भागना है, उसको कंप्लीट करना है। किया, बहुत अच्छा किया। हमेशा ये सोच के करेंगे तो आपका माइंड भी हमेशा रहेगा, बहुत एंजॉय के साथ वो चीजों को करेगा, बहुत हैप्पी मूड के साथ आप चीजों को बहुत अच्छे से तरीके से आप करते चले जाएंगे। अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन लेवल जब बढ़ेगा तो फिर चीजों को, आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें। आपकी तैयारी आपको करना है, आपने एक दिन टाइम चलो वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये नहीं करना है कि टाइम वेस्ट करना है जानबूझ के, नहीं, वेस्ट भी करना है तो उसको इन्वेस्ट करना है, वो भी प्लानिंग के तहत। अगर मुझे लेट से 2 घंटे मोबाइल देखने, तो मुझे देखने हैं, वो मेरी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। प्लानिंग का पार्ट कहने का मतलब होता है कि आपने उस 2 घंटे के बदले आपने 6 से 7 घंटे अच्छे से स्टडी कर लिया है, फिर आपको 2 घंटे की जरूरत है देखने की, या 1 घंटे की जरूरत है, या फिर कुछ वॉक करने की जरूरत है, म्यूजिक सुनने की जरूरत है, या फिर कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो वो खेलने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने देखा, स्क्रॉल करना शुरू किया, करते चले गए, क्योंकि स्क्रॉल करने का मतलब एक ही होता है, कोई आपके लिए सर्व कर रहा है, फिर आप देख रहे हैं, उसी चीज में आप ट्रैक हो चुके हैं। और जब आप कोई सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो वो आप अपने प्लानिंग के तहत करते हैं, अपनी इंटरेस्ट के तहत कहते हैं कि मुझे ये चीज जानना है, गूगल करके ये चीज जानना है, ठीक है, ये वीडियो मुझे देखनी है, ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक, तो वो आपने प्लानिंग की है, आपकी स्टडी का वो पार्ट है, वो आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वेस्टेज नहीं है। अगर आपने स्क्रॉल ऑटोमेटिक किसी की भी वीडियो है, सॉरी,